नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो, अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं, हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के, और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपने प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे
साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकायत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है, तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। बंटी
अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारी जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन, दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से
फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी।
बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।